सत्य घटना पर आधारित प्रख्यात हिंदी साहित्यिक डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की कहानी विराटा की पद्मिनी भाग 10। कड़ी लड़ाई के बाद सिपाही जब अवकाश पाकर आनंद मनाते हैं तब उनका वेग पाठशाला से छूटे हुए छोटे छोटे विद्यार्थियों की हुल्लड़ से कहीं अधिक बढ़ जाता है। इस शोरगोल को एक और छोड़कर आलिमर्दान, कुंजर सिंह और रामदयाल एकांत स्थान में जा बैठे। उमंग के साथ आलिमर्दान ने कहा, जिस दिन राजा साहब का तिलक होगा उस दिन जश्न और जोर शोर से श्राद्ध मनाया जाएगा। आज तो बेचारे थाके सहे सिपाही केवल थकावट दूर कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ सामने है। कुंजर सिंह ने गंभीरता के साथ कहा, मैंने तो समझा था सिंहगढ़ के भीतर ही रण क्षेत्र और शमशान दोनों ही है। रामदयाल बोला, अब उतनी कठिनाई हमारे सामने नहीं है जितनी देवी सिंह इत्यादि के सामने है। राजा ऐसी मनगिरी बातें न करनी चाहिए। आप राजा साहब, आलिमर्दान स्वाभाविक गति के साथ बोला, राज्य प्राप्त करते ही रामदयाल को बड़ा सरदार बनाएगा। मैं इसके लिए सिफारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ। उसके स्वर में अनुरोध की विशेष मात्रा कल्पित करके कुंजर को रामदयाल की कुछ उन सेवाओं का स्मरण हो गया जिनका संबंध मृत राजा नायक सिंह के साथ था, परंतु भाव को छिपाकर बोला, शुभ घड़ी आने पर किसी सेवक की कोई सेवा नहीं भुलाई जा सकती नवाब साहब। यथोचित पुरस्कार सभी को मिलेगा। रामदयाल के मन में इस वचन से किसी उमंग का संचार ना हुआ। बोला, महारानी साहब और राजा की कृपा बनी रही नवाब साहब हमारे ऊपर। हमें तो चरणों में पड़े रहने में ही सुख है। सरदारी लेकर क्या करेंगे? आलिमर्दान को समझ में नहीं आया। अधिक रोचक विषय की और मनोवृत्ति को फेरने की प्रयोजन से बोला, भविष्य में आपकी क्या कार्यविधि होगी राजा साहब? अभी तक तो मैंने सैन्य संचालन किया है, अब सेनापतित्व का भार आपको लेना होगा। इससे उत्तर के लिए कुंजर सिंह तैयार था। बोला, मेरी गतिमति के ऊपर रानी साहब का अधिकार है। उनकी इच्छा मालूम करके आपसे प्रार्थना करूंगा। बहुत अच्छा, आलिमर्दान ने कहा, सवेरे तक बतला दीजिएगा, परंतु एक सम्मति है, उसे ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और रानी साहिबा से अर्ज कर लीजिए। वह है कि सवेरे तुरंत कुछ फौज दलीप नगर पर हमला करने के लिए रवाना करवा दी जाए और एक टुकड़ी पास पड़ोस के छोटे छोटे किलों पर कब्जा करने के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में भेजवा दी जाए। कुंजर सिंह बोला, सेना को इस तरह कोई भागों में विभक्त कर देना ठीक रणनीति होगा या नहीं, काको जी से पूछकर बड़े भोर निवेदन करूंगा। आनंदोत्सव वाली उसी संध्या के बाद रामदयाल ने आलिमर्दान से बात करने का अवसर निकाला। वह भी रामदयाल की दोह में था, परंतु अनुकूल अवसर न होने से उनसे बातचीत आरंभ नहीं की। बात विलाप से सिलसिले को भारी भर कर दिया। गद्दी मिलने का बाद राजा साहब दीवान किसको बनाएंगे रामदयाल? आलिमर्दान ने पूछा। हुजूर या जिसे उस पद पर बैठलाए। रामदयाल ने उत्तर दिया, मैं तो उन्हें गद्दी पर बैठलाकर कल भी चला जाऊंगा। वहीं के मामलों में फुर्सत नहीं, न मालूम दिल्ली जाना पड़े, न मालूम मालवे की तरफ। तब जिसे यह चाहेंगे, परंतु राज्य इस तिलक के बाद भी बिना आपकी सहायता के किसी तरह चलेगा जो सो जरा मुश्किल से समझ में आता है। यदि महारानी के हाथ में शासन की बागडोर रहने दी जाएगी तो निस्संदेह कठिनाई कम नजर आएगी। आलिमर्दान हंसकर बोला, यदि रामदयाल को दीवान बना दिया जाएगा तो शायद ज़्यादा गड़बड़ ना होगा। फिर तुरंत गंभीर होकर कहने लगा, तुम क्या उसे असंभव समझते हो? दिल्ली की सल्तनत में छोटे छोटे आदमी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। दिमाग और होशियारी की कदरदानी की जाती है रामदयाल। रामदयाल चुप रहा। आलिमर्दान ने कहा, तुम्हें अगर दीवान मुकर्रर किया तो महारानी साहिबा को तो कोई एतराज़ न होगा। उसने उत्तर दिया, उसके चरणों की कृपा से तो मैं जीता ही हूँ। कुछ और कहना चाहता है, झिझक गया। आलिमर्दान ने कहा, राजा साहब तो बेचारे बड़े नेक और सीधे आदमी मालूम होता है। रामदयाल ने कोई मंतव्य प्रकट नहीं किया। हमारा कुछ काम किया रामदयाल? उसने पूछा। रामदयाल बोला, आज्ञा। मैंने तुमसे पार्लर से कुछ कहा था, याद है? इस बीच में तुम बहुत उलझन में रहे हो। अगर अब पता लगा सके तो अच्छे है, नहीं तो खैर। लगा लिया, रामदयाल ने कहा। उत्सुकता के साथ आलिमर्दान ने पूछा, कहाँ है?
खबर लगी है कि यह बिराटा के जंगल में किसी गुप्त किले के अदृश्य गुफा में है। रामदयाल ने उत्तर दिया। अलीमर्दन हंसकर बोला, यह पता तो तुमने ऐसे बताया कि शायद तुम जाकर भूल जाओ। उसने कहा, जब इतना पता चल गया तो शेष भी लग ही जाएगा। अलीमर्दन अपनी सहज सावधानता के वृत्त का उल्लंघन करके बोला, रामदयाल, बड़ा काफ़ी पुरस्कार मिलेगा। हुजूर, मैं उसे ढूंढूंगा और आपके सम्मुख कर दूंगा। इसका बीड़ा उठाता हूँ। और अगर रामदयाल तुमने इस काम में मेरी मदद की तो इस राज्य की दीवानी तो तुम्हें मिलेगा ही, मैं अपने पास से भी बहुत बढ़िया इनाम दूंगा। रामदयाल ने नम्रतापूर्वक कहा, मुझे तो आप लोगों का कृपा चाहिए, और क्या करना है। जरा दाबी जवान से अलीमर्दन ने पूछा, तुम उसे देवी का अवतार तो नहीं समझते? यह देवी का अवतार नहीं हो सकती। जरा भी नहीं, रामदयाल ने उत्तर दिया। यह तो मूर्खों का ढकोसला है। उसका नाम क्या है? कुमुद। जिस समय अलीमर्दन और रामदयाल की बातचीत हो रही थी, करीब करीब उसी समय कुंजर सिंह छोटी रानी के पास था। छोटी रानी उससे कह रही थी, तो तुम्हारा यह तात्पर्य है कि हाँ, हम लोग कोई ना आते, तुम्हें वही लड़ने सड़ने और मरने दिया जाता, ठीक है ना कुंजर सिंह? आपके दर्शनों से तो मेरे पाप काटते हैं, कुंजर सिंह ने कहा। परंतु अलीमर्दन को नहीं बुलाना चाहिए था। अलीमर्दन को न बुलाया होता तो सर्वनाश हो गया होता। उसने तो ऐसे भी चढ़ाई कर दी थी, उसे रोक ही कौन सकता था। और दलीप नगर के पूर्व राजा इस तरह की सहायता का आदान प्रदान पहले से भी करते आए हैं। परंतु जिस प्रयोजन से यह आया है, यह आपको मालूम है। यह जनार्दन और लोचन सिंह को सूली देने आया है। यदि यह इससे सफल हो जाए तो मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा हुआ, और अधिक जानने की मुझे ज़रूरत नहीं है। वह पालर की देवी और उनकी मंदिर नष्ट करने आया है। आपको यह बात स्मरण रहनी चाहिए। रानी ने झल्ला कर बोला, मुझे क्या बात स्मरण रखनी चाहिए? मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इसे सुझाने के लिए मुझे तुम जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि तुम साथ रहकर लड़ाई करना चाहो तो अच्छा है। यदि तुम्हारे मन को न भावे तो जिस तरह चाहो लड़ो, या धर्मद्रोही स्वामीघाती जनार्दन के शरण में चलो और हम लोगों का अशुभ चिंतन करो। कुंजर सिंह का कलेजा हिल गया। नम्रतापूर्वक बोला, महाराज रुष्ट ना हो, आप राज्य करें, मुझे राज्य की उतनी अधिक परवाह नहीं। यदि होगी भी तो जनार्दन इत्यादि को दंड देने के उपरांत जो कुछ भाग्य में होगा पाऊंगा। इस नम्रता में दृढ़ता की गूंज सुनकर रानी कुछ नरम पड़ी। बोली, अलीमर्दन का हाँ प्रयोजन नहीं, जो तुम समझ रहे हो। उसने मेरी राखी स्वीकार की है, मुझे बहन की तरह माना है। हिंदुओं का धर्मनाश उनका कदापि उद्देश्य नहीं है। ऐसी हालत में तुम्हें व्यर्थ के संदेह का माथापच्ची नहीं करनी चाहिए। इतने में वहाँ रामदयाल आ गया। रानी के पास किसी समय भी आने को उसकी मनाही नहीं थी। रानी ने उससे कहा, रामदयाल, आगे के लिए क्या ढंग सचा गया है? कुंजर सिंह की ओर संकेत करते हुए उसने उत्तर दिया, जैसा निश्चय किया जाए ऐसा होगा। अभी तो कुछ निश्चय नहीं हुआ, रानी बोली। कुंजर सिंह ने कहा, अलीमर्दन की राय सेना की टुकड़ियां में विभक्त करके इधर उधर बिखरने की है। सेना का अधिक भाग वह सिंहगढ़ में रखना चाहती है। यदि देवी सिंह की सेना ने किसी और से प्रचंड वेग के साथ लड़ाई कर दी तो सिंहगढ़ हाथ से चला जाएगा और बिखरी हुई टुकड़ियां कभी संयुक्त न हो पाएगा। रानी झुलझुला कर बोला, रामदयाल, क्या इसी तरह का युद्ध करने की बात अलीमर्दन ने कही है? उसने उत्तर दिया, ठीक उसी तरह की नहीं कही है। नवाब साहब दलीप नगर की अधिकृत करने के लिए पर्याप्त सेना भेजना चाहते हैं। रामदयाल का बात कुंजर सिंह को कभी अच्छी नहीं लगती थी। इस समय और भी प्रखरता के साथ गड़ गई। बोला, तो ककाऊजू रामदयाल को सेनानायक बना दे। बस प्रधान सेनापति अलीमर्दन और सरकारी सेनाध्यक्ष रामदयाल। ककाऊजू, इसे यदि इन बातों के दखल से दूर रखा जाए तो कुछ हानि ना होगी। आपने इस खोज पर कुंजर सिंह को तुरंत पछतावाया। कुछ कहना ही चाहता था कि रामदयाल ने बहुत विनीत भाव का साथ कहा, ककाऊजू ने पूछा था, इसीलिए मैंने निवेदन किया, यदि कोई अपराध किया हो तो क्षमा कर दिया जाए। मैं तो सदा भगवान से यह मनाया करता हूँ कि आप ही लोगों के चरणों में पड़ा रहूँ। रानी ने कहा, कुंजर सिंह, तुम प्राय रामदयाल पर क्यों रोष प्रकट करते रहते हो?
ठंडे स्वर में कुंजर सिंह ने उत्तर दिया, कभी कभी जरा अपने दायरे के बाहर निकल जाता है, इसीलिए चिड़चिड़ाहट हो जाती है, परंतु मैं ऐसे इससे नाराज नहीं हूँ। कुंजर सिंह ने नहीं देखा, परंतु रामदयाल की नीची निगाहों में उपेक्षा का भाव था। रानी ने पूछा, तब क्या कार्यक्रम स्थिर किया जाए? कुंजर सिंह ने उत्तर दिया, हमारे कुछ सेना सिंहगढ़ में रहे, बाकी दलीप नगर पर धावा कर दे और अली मर्दान अपनी सेना लेकर देवी सिंह पर छापा मारे। रानी ने रामदयाल की ओर देखते हुए कहा, अली मर्दान को पसंद आएगा? नहीं आएगा महाराज, रामदयाल ने उत्तर दिया। कुंजर सिंह ने कहा, मैं नवाब से बात करूंगा। दूसरे दिन सवेरे कुंजर सिंह ने अली मर्दान से अपने संकल्प के अनुरूप कराने की चेष्टा की, परंतु सफल ना हुआ। अली मर्दान सिंहगढ़ को अपने अधिकार से बाहर नहीं होने देना चाहता था और कुंजर सिंह अली मर्दान को प्रबलता के किसी विस्तृत कोण पर स्थित नहीं देखना चाहता था। 2-3 दिन इसी विषय को लेकर वाद विवाद होता रहा। इसका फल हुआ, सहज निर्णयशीला रानी कुंजर सिंह को किले के बाहर निकाल देने की कल्पना करने लगी। अली मर्दान को भी इसका भाव कुछ कुछ अवगत होने लगा। इसका व्यवहार कुंजर सिंह के साथ कड़वा होने की अपेक्षा 2-3 दिनों से अधिक शिष्ट हुआ। उन 2-3 दिनों में कोई सेना कहीं नहीं भेजी गई। अली मर्दान ने मुस्तैदी के साथ खाद्य सामग्री इकट्ठा कर ली, परंतु 3 दिन के उपरांत भी रण की योजना अनिश्चित ही रही थी। दया करके सब्सक्राइब करें, शेयर करें।